हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। आज हम ग्रुप डी जो पेपर है आने वाला है सीईटी हरियाणा का, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो सबसे पहले आप हिंदी में देख सकते हैं, यहाँ पर 10% वेटेज रहेगा इसका 100 नंबर में। और इसमें वर्ण, स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, काल, तद्भव, तत्सम, शब्द, अलंकार, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम व अनेकार्थी शब्द, वाक्य शोधन, विराम चिन्ह और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा। तो मैंने इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो है डे 1, डे 2, 3 एंड 4 और डे 5, इसमें जो है बांट दिया है। 5 दिन के अंदर हम इसे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज है हमारा डे 1। उसके लिए हमें सब्जेक्ट्स हैं जिस पर मैंने ये जो कलर है ये किया हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आज दोस्तों की वर्ण क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। साधारण उत्तर दीजिए। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, जैसे मात्र एक अक्षर, जैसे ए हो गया अपना, ए हो गया, ठीक है। और दूसरे शब्दों में उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके आगे और टुकड़े न किए जा सके, जैसे ए, ई, री, कै और डे। अब कै, खे, डे के नीचे ये हलंत दे सकते हैं। ये हलंत होगा तभी इसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, वरना ये जो व्यंजन होते हैं अपने, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। आगे आपको इनके एमसीक्यू भी साथ साथ में लेते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। टोटल स्वर 13 हैं और व्यंजन जो हैं वो 33 हैं। तो टोटल हो गया अपना 40। और हिंदी की वर्णमाला को मुख्यतः स्वर एवं व्यंजन दो भागों में बांट सकते हैं। हिंदी की वर्णमाला निम्नलिखित है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे आपसे पूछते हैं भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं वर्ण। और भी इसमें से बन सकते हैं लाइक सिंबल भी पूछ सकते हैं कि हिंदी की वर्णमाला में या फिर हिंदी की वर्णमाला को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और ये भी पूछ सकते हैं कि हिंदी की वर्णमाला में जो है कितने वर्ण होते हैं टोटल, तो ये 40 होता है, ठीक है। तो आगे ये आता है प्रश्न, लेकिन इससे पहले ये भी पढ़ लें। हिंदी वर्णमाला के 40 अक्षर जो हैं वो संस्कृत भाषा से आए हैं, जिसमें 13 स्वर हैं और शेष व्यंजन हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2, संयुक्त व्यंजनों से क्या अभिप्राय है, साधारण उत्तर दीजिए। जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के योग से बने हों उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे श्रय। तो ये कै और प्लस श इन दोनों से मिलकर बना है त्रय। त्रय, त्रय के नीचे देख सकते हैं हलंत है और प्लस रय, त्रय। ग, जय प्लस ये है अण शायद, इससे मिलकर बना है और श्रय, श प्लस श्रय, श्रय। आगे आ जाते हैं वर्ण के भेद। तो ये प्रश्न 3 जो है, ये वर्ण के कितने भेद होते हैं, साधारण उत्तर दीजिए। उत्तर, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर जो हैं ए, ई, जो ये वाले हैं यहाँ पर, और जो व्यंजन हैं जो यहाँ पर क्या क्या है, ये है। तो अगला क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं, साधारण उत्तर दीजिए। वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। मतलब ये किसी और अन्य की सहायता से नहीं बोले जा सकते, इसमें कोई भी वर्ण इसकी सहायता नहीं करता है। जैसे जो कै है, इसको बोलने के लिए कै प्लस ए चाहिए, तब ये कै बनेगा। ये जो अपने व्यंजन होते हैं ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और जो स्वर होते हैं ये वह वर्ण है जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं। तो इसका आगे होगी, मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं। ये मात्रा के अनुसार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 भेद हैं, इनके 3 भेद भी हम आगे पढ़ेंगे। और प्रश्न 5 आ जाता है यहाँ पर, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ये है उच्चारण की दृष्टि से।
उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उच्चारण के अनुसार स्वरों को दो भागों में बांट सकते हैं, या फिर स्वरों के निम्नलिखित दो भेद हैं। तो पहला जो है वो है सानुनासिक, और दूसरा जो है वो निर्नुनासिक, या सानुनासिक तथा निर्नुनासिक। ठीक है, और जो पहला अपना सानुनासिक है, तो आपको बताते हैं। और यहाँ देख सकते हैं सानुनासिक जो है, जिसका उच्चारण मुख और नासिका से होता है, वे सानुनासिक स्वर कहते हैं, स्वर कहलाते हैं, जैसे बांटना, हंसना, दांत आदि। ठीक है, सानुनासिक क्या है? जिसका मुख और नासिका, मुख नासिका मतलब नाक, मुंह और नाक दोनों से उच्चारण होता है, जिसका उसे सानुनासिक कहते हैं। और निर्नुनासिक किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, मतलब सिर्फ मुंह से जो हम बोलते हैं, उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे कौन, दीन आदि। और इसका है जो एग्जाम्पल, बांटना, हंसना, दांत, सानुनासिक का, निर्नुनासिक का, कौन, दिन, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आ जाता है अनुस्वार एवं अनुनासिक किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, वीडियो सही चल रहा है। साधारण उत्तर दीजिए। तो अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, और अनुस्वार के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। यहाँ पे जो हमने पीछे ये पढ़ा है कि सानुनासिक और निनुनासिक है, इसके अलावा भी ये जो अपने होते हैं यहाँ पर अनुस्वार एवं अनुनासिक किसे भी पढ़ना है, इसके भी एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आते हैं। तो इसका है जो अनुनासिक जो है, उसके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, और जो अनुस्वार है उसमें केवल हवा जो है नाक से निकलती है। अनुस्वार में केवल नाक से, अनुनासिक में हवा और मुख दोनों से। ठीक है, तो अनुनासिक व्यंजन ध्वनि मानी जाती है। जो अनुनासिक है ये व्यंजन ध्वनि मानी जाती है, और अनुस्वार है जो वो स्वर माना जाता है। देखो, अनुस्वार में स्वर, स्वर, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, तो अनुस्वार का चिन्ह जो है वो है ऊपर बिंदु, और अनुनासिक का चिन्ह जो है वो चंद्र बिंदु है। तो अनुस्वार का ऐसे प्रश्न आ सकता है कि अनुस्वार का जो चिन्ह कौन सा है, तो आप कह सकते हैं इसमें जो है, यहाँ पर इसका नाम लिखा होगा चिन्ह ऊपर बिंदु, और इसका है, ये चंद्र बिंदु कहते हैं इसे, इसका ऊपर बिंदु। अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है, तो आप लिख सकते हैं ऊपर बिंदु, और अनुनासिक का पूछे तो लिख सकते हैं आप चंद्र बिंदु। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, प्रश्न 7। मात्रा से क्या अभिप्राय है? सभी स्वरों की मात्रा रूप बताइए। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, तो स्वर के स्थान पर उसका जो चिन्ह लगाया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा से क्या अभिप्राय है? सभी स्वरों की मात्रा रूप बताइए। ठीक है, जब किसी स्वर यानी अ, अनार, आम जो भी है, तो व्यंजन के साथ जुड़ जाता है, तो स्वर के स्थान पर उसका चिन्ह जो है वो लगाया जाता है। लाइक आ है, तो ये जो व्यंजन है पास, तो ये पस बन सकता है अगर इसमें आ की मात्रा न लगे। तो इसे पास बोलना है तो इसमें स्वर का प्रयोग जो है वो होगा, इसलिए पास। ई है जो लिख, और ई फीस, इसमें जो है सभी में स्वर का प्रयोग हुआ है, इसलिए कहते हैं व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये आज का है, आगे व्यंजन किसे कहते हैं। तो और इसके कितने भेद हैं? जो वर्णों की सहायता से, मतलब जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, और इनके उच्चारण में वायु रुकावट के साथ बार आती है, जैसे कै प्लस है, क्या है दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया आपको, तो इसे याद रखना है। इसमें पूछ सकते हैं कि कै किस शब्दों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कै प्लस ए इक्वल टू कै। ठीक है, यही नियम सभी व्यंजनों पर लागू होता है, ये सब पर लागू है। बिना स्वर के योग के सभी वर्णों के नीचे हलंत लगता है, जैसे कै कै कै।
ट, 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 न आदि। इन सभी के नीचे हलंत है। अब इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, तब इसके नीचे हलंत आ गया है। अगर स्वर का प्रयोग होगा तो इसके नीचे हलंत नहीं आएगा। और उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के तीन भेद किए जा सकते हैं: स्पर्श, अंत, संत और उष्ण। प्रश्न 9, र और री में क्या अंतर है? व्यंजनों के साथ र लगाने के कौन से नियम है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पढ़ लेते हैं। र व्यंजन और री स्वर है। हिंदी में री और री के उच्चारण में काफी समानता प्रतीत होती है, मतलब री और री में काफी बोलने में सेम लगता है। व्यंजनों के साथ र लगाने के नियम निम्नलिखित हैं। यदि र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन अर्थात हलंत वाला व्यंजन हो तो र व्यंजन के नीचे आकर जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, इसमें हलंत है प्लस र है, क्रम बन गया। ठीक है, और आदि एग्जाम्पल। किंतु र से पूर्व यदि कोई ट्वर्क का व्यंजन स्वर रहित हलंत हो तो इसका प्रयोग इस तरह किया जाता है। इसमें ट है स्वर रहित प्लस र इक्वल टू ट्रक, और आगे जो है यदि स्वर रहित र अन्य वर्णों से पहले आए तो अपने से अलग अगले व्यंजन के ऊपर शिरोरेख के ऊपर लगाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप धर्म। ठीक है, इसमें जो र है तो बीच में आ गया है। और बाकी एग्जाम्पल आप देखते हैं, एक यहाँ पे लगाया जाता है जैसे पूर्तिदर्शी, मृत्य, विपर्श। ये भी कुछ एग्जाम्पल है। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो देख सकते हैं आप, वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? इनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो आपको ये कमेंट में लिखना है। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, ये दो कमेंट में लिखना है आपको। और यहाँ पर आ जाता है अपना स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं आप यहाँ पे देख, तो वह वर्ण जो अन्य वर्ण की सहायता से बोला जा सके, स्वर कहलाता है। मात्रा के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में थोड़ा अथवा एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार होते हैं: ए, ई, उ और री। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये सात हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्रश्न 5, प्लुत स्वरों की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी लिखें। चिल्लाते या पुकारते समय जब किसी स्वर के उच्चारण में तीन गुना समय लगे तो वह स्वर प्लुत कहलाता है, जैसे ओम, हे राम आदि। आगे जाता है, हिंदी में दीर्घ स्वरों का क्या महत्व होता है? सो उदाहरण से कीजिए। हिंदी में दीर्घ स्वरों का बहुत महत्व होता है। ये शब्द अपने अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कल, काल, जाति, जाति, सूत, सूत। ये मतलब ह्रस्व स्वर हैं ये वाले, और ये वाले हैं जो दीर्घ स्वर हैं। और बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, लगातार क्वेश्चन बहुत हैं इसमें, इन सब की तैयारी कर सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पे भी है कुछ, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, लाइक, और अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। और फिर ये भी यहाँ पे भी कुछ है। और जैसा कि आज है जो वर्ण कंप्लीट हो गया है, स्वर और व्यंजन भी कंप्लीट हो गया है। तीन जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आज ही आ जाएगी ये वीडियो भी, इसमें करेंगे संज्ञा, सर्वनाम और वचन। फिर करेंगे कारक, अ, वो अलंकार और विकारी शब्द। तीन वीडियोस बनाएंगे आज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज ही आ जाएगी दोपहर को, या फिर 2 घंटे बाद आ सकती है।